आज मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीव शर्मा, जो रांची पारस एचईसी अस्पताल के न्यूरो फिजिशियन हैं। और ये इसके पहले मैक्स साकेत नगर दिल्ली में हुआ करते थे, लेकिन अब दिल्ली वाला फैसिलिटी रांची के पारस अस्पताल में सभी के लिए है। इनसे खासकर हम जो डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे मिर्गी को लेकर। मिर्गी कहने को तो आम बीमारी सी लगती है, लेकिन हमारी और आपकी थोड़ी सी लापरवाही से ये गंभीर समस्या को पैदा कर सकती है, जिससे मरीज की मौत भी हो सकती है। तो इसी मिर्गी के संबंध में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, ये मिर्गी काफी पुराना और प्रचलित बीमारी है। जी। आखिर ये है क्या, और लोग अगर इसको थोड़ा सा अनदेखी करें तो किस तरह का समस्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन एक नेटवर्क से बना हुआ है, उसमें सारे कनेक्शंस हैं। तो मिर्गी जो होता है बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल सिंक्रोनस डिस्चार्जेस इन द ब्रेन। वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या है? जस्ट लाइक स्पार्क, शॉर्ट सर्किट। उस कारण से एक दौरा पड़ता है। एक दौरे को एपिलेप्सी नहीं बोलते हैं, ठीक। अब एक दौरा जो पड़ा है पेशेंट को, अगर वो दौरा प्रोवोक्ड है, प्रोवोक्ड मतलब किसी कारणवश किसी ने अल्कोहल बहुत ज्यादा ले लिया है और उसे दौरा पड़ जाए, उसे मिर्गी नहीं बोलेंगे, उसे सीजर बोलेंगे बिकॉज ऑफ प्रोवोकिंग फैक्टर, कि ये प्रोवोक्ड फैक्टर था, इसके कारण इनको दौरा पड़ा। या कोई इंसुलिन लेता है या शुगर की दवाइयां लेता है और अचानक से शुगर कम हो जाए और उसके बाद दौरा पड़े, तो उसे हम मिर्गी जो होगी, सीजर होगा, उसे हम एपिलेप्सी नहीं बोलेंगे, ठीक है। एपिलेप्सी बोलते हैं अगर कोई प्रोवोकिंग फैक्टर नहीं है और दो मिर्गी एटलीस्ट 24 घंटे के गैप में हो, तो वो मिर्गी कहलाती है। अगर किसी को मिर्गी हो जाए सर, तो क्या करना चाहिए? आमतौर पर ये ट्रेंड देखा और सुना जाता है कि बदबूदार मोजा सुंघा दिया जाए तो मिर्गी ठीक हो जाए। ये कितना सही है और सही क्या है? सही ये है कि अगर किसी ने, मिर्गी बहुत प्रकार के होते हैं, एक बड़ा मिर्गी होता है, एक छोटा मिर्गी होता है। छोटा मिर्गी जैसे कि मरीज थोड़ी देर के लिए गुमसुम होके सो जाए या बेहोश हो जाए, ठीक है, तो वो भी एक तरह का मिर्गी होता है। आपको करना ये है, अगर किसी तरह की भी मिर्गी आती है तो आप पहले मरीज के आसपास से कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट हटा दें और मरीज को बाएं करवट कर दें। प्रॉब्लम ये आती है, लोग अक्सर मोजा सुंघाते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, नाक दबा देते हैं या चम्मच डाल देते हैं। इन सारी चीजों से परेशानी क्या होगी? अगर उंगली डालेंगे उंगली कट जाएगी, बट मिर्गी नहीं रुकेगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप बाएं करवट कर दीजिए। उससे जो मुंह का सिक्रेशन है, जो हमारा सलाइवा होता है, वो सांस की नली में जाके ब्लॉक नहीं करेगा। अगर वो सांस की नली में चला जाए तो चोकिंग हो सकती है और डेथ भी हो सकता है। तो मुंह को ना दबाएं, ना ही नाक को दबाएं, ना ही मोजा सूंघाएं, ना उंगली डालें, ना चम्मच डालें। चम्मच डालने से प्रॉब्लम ये आती है कि कभी कभी मिर्गी के दौरे के समय दांत टूट जाता है और वो फिर सांस की नली में चला जाता है। तो अगर इस तरह की प्रवृत्ति करेंगे तो मरीज को नुकसान हो सकता है और डेथ भी हो सकता है। तो आप सिर्फ मरीज को बाएं करवट करें कि जो भी मुंह का सिक्रेशन है वो साइड ऑफ माउथ से होते हुए नीचे ट्रिकल करके गिर जाए, ठीक है, और चोकिंग ना हो। और अगर कोई एक और आदमी आपके साथ है तो उनको बोल दीजिए कि वीडियो बना लें। हमारे लिए वीडियो, होम वीडियो नाउ इट्स रिकमेंडेड फ्रॉम इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी, जो हमारा गाइडलाइन है कि आप अगर होम वीडियो बनाते हैं, दैट इज मोर स्पेसिफिक, मोर सेंसिटिव एज कंपेयर टू ईईजी। हम जो तार की जांच करते हैं उससे भी एक बेहतर चीज है कि हमें पता चल जाएगा कि मरीज को किस जगह से मिर्गी आने की संभावना है। तब ईईजी से हम कोरिलेट करते हैं। अगर किसी मरीज को मिर्गी किसी और प्रकार की आ रही है और तरंगे ईईजी जब हम करा रहे हैं, तार की जांच कहीं और से आ रही है, तो कारण कुछ और है, क्योंकि कोरिलेशन दोनों के बीच में नहीं है। तो आपका जो मिर्गी का दौरा है किस तरह का है, उससे कोरिलेट होना चाहिए ईईजी।
और उससे रेडियोलॉजी भी जो एमआरआई आप कराएंगे वो भी कोरिलेट होना चाहिए। सर एक सवाल है, जी मिर्गी किस परिस्थिति में गंभीर हो जाता है और जानलेवा हो जाता है, जी मरीज की जान तक चली जाती बिल्कुल। अगर मिर्गी का दौरा कंटिन्यूअस आ रहा है, ब्रेक थ्रू सीजर जिसको बोलते हैं, जिसमें कि लगातार ऑनगोइंग सीजर है, है? तो सडन कार्डिक अरेस्ट भी होता है, सडन चोकिंग करके पेशेंट मर भी जाता है। एक सुदैप होता है, टर्म इज सुदैप, सडन अनएक्सप्लेन्ड डेथ इन एपिलेप्सी पेशेंट्स। उसमें क्या है कि अचानक से जो मौत होती है, कंटिन्यूअस मिर्गी का दौरा चला जा रहा है और मरीज को सही समय पे इलाज ना मिला और डेथ हो गई, और कार्डिक अचानक से कार्डिक अरेस्ट हो गया और डेथ हो गया। दूसरी चीज है कि अगर मरीज एस्पिरेट कर जाता है, मरीज को सीधा लाया जा रहा है, पता चला पेरीफेरी में कहीं मिर्गी का दौरा कंटिन्यूअस आ रहा है और मरीज को बिल्कुल सीधा फ्लैट रखा गया है, तो जो भी मुंह का सिक्रेशन होगा वो सांस की नली में जाके चोकिंग करा के डेथ करा सकता है या निमोनिया हो सकता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो पहला बाएं करवट सुलाइए और सबसे नियरेस्ट जो अस्पताल है वहां जाके एक प्राइमरी केयर लेके फिर अच्छे सेंटर पे जाके अपना इलाज कराएं। जहां तक बात है, कुछ अलग तरह की एक मिर्गी होती है जिसको नॉन कन्वुल्सिव स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं, जिसमें शरीर में कोई कंपन नहीं होता है, बट कुछ सटल साइंस जैसे कि मुंह का हिलना, फिंगर का मूव करना, ये सारे सटल साइंस होते हैं। और जब हम ईईजी कराते हैं तो उसमें मिलता है कि कंटिन्यूअस मिर्गी का दौरा चला जा रहा है और मरीज बेहोश है। तो वो उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं, उसके कुछ अलग कारण होते हैं, उसका इलाज अलग तरीके से होता है। आपने वह सब कुछ बताया, तो मिर्गी के किस तरह के लक्षण हो सकते हैं, और कभी कभी बिल्कुल मिर्गी क्या लोगों को चकमा भी दे देता है क्योंकि मिर्गी के लक्षण नहीं देखते हैं लेकिन वो सही में मिर्गी होता है? बिल्कुल। अगर यूजुअली क्या होता है कि मिर्गी जो बोलते हैं वो यंग एज ग्रुप में ज्यादा होता है। ठीक है, यंग एज ग्रुप वाले पेशेंट्स में जैसे बचपन में कभी फेब्राइल सीजर आया हो, 5 साल से कम उम्र में फेब्राइल सीजर, बुखार लग के बेहोश हो गया बच्चा या मिर्गी का दौरा पड़ा, इन फ्यूचर वो 10-12 साल 15 साल बाद उनको टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी होने की चांसेस होते हैं। उसमें क्या होता है, मरीज को पता चलता है, कुछ घबराहट होती है और उसके बाद वो गुमसुम हो जाता है अचानक से और सराउंडिंग से लॉस्ट हो जाता है बेसिकली, और फैमिली उनसे बात करने की कोशिश करती है बट वो समझ नहीं पाता, उसके बाद सो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ये लक्षण भी मिर्गी के हैं। तो आप प्लीज इस तरह के पेशेंट्स को इग्नोर ना करें और दिखाएं। किन लोगों को मिर्गी हो सकता है? अभी हम और भी चीजें देखते हैं, जैसे कि बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अचानक से ब्लैंक एपिसोड्स हो गए, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, 3 to 4 सेकंड्स के लिए, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया। दीज आर द फीचर्स ऑफ एपिलेप्सी। यानी कि मिर्गी किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। तो क्या ये सब लेकिन इसमें एक चीज है कि यूजुअली आप अगर 60 से 70 साल के बाद देखें, उसमें जो मिर्गी का अटैक होता है वो अटैक का ऑब्जेक्टिव एविडेंस यूजुअली होता है। जैसे एमआरआई कराए, किसी पेशेंट को ट्यूमर है, ट्यूमर से के कारण मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है उस कारण से दौरा पड़ रहा है। कभी कभी 70 साल की उम्र में अचानक से मरीज चलते चलते बेहोश हो जाते हैं, वो ज्यादा चांस होता है कि कार्डियक सिनकपी हो। एक टर्म होता है सिनकपी, जिसमें कि ब्रेन में उतने देर के लिए खून की मात्रा नहीं जाने पे अचानक से बेहोश होता है मरीज, 3 से 4 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए मैक्सिमम, उसके बाद वो होश में आ जाता है। इसके पीछे वजह क्या है सर? क्यों इसमें बच्चे से लेकर नौजवान और बूढ़ों को होता है? जेनेटिक की वजह हो सकता है या फिर आज का लाइफ स्टाइल? नहीं, जेनेटिक जो है वजह तो है ही कि एपिलेप्सी के कुछ जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं, एपिलेप्सी सिंड्रोम होता है जो जेनेटिक होता है। कुछ ऐसे भी है जो एक्वायर्ड है जिसे हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे अनकुक्ड फूड हम खाएं तो हमें एक कीड़ा होता है जिसको न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस बोलते हैं, वो ब्रेन में बैठा रहता है और वहां से तरंगे पैदा होती है। तो अनकुक्ड फूड खाने से भी एक सिस्टिसर्कोसिस बीमारी है जिसमें सिस्ट ब्रेन में चला जाता है और मिर्गी का दौरा कराता है।
टीबी का भी गांठ ब्रेन में बन के दौरा करा सकता है। इसके अलावा जो है आप जैसे प्रिवेंट किस कारण से आप कर सकते हैं कि मिर्गी का दौरा आगे ना आए। जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, सीट बेल्ट लगा रहे हैं, क्योंकि ट्रॉमा भी एक तरह का कारण है आगे चल के मिर्गी का बनने का। किसी पेशेंट को एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन इंजरी हुई, कंट्यूजन हुआ और उसे बार बार दौरे आने चालू हो गए, तो वो भी पोस्ट ट्रॉमेटिक एपिलेप्सी में चेंज हो जाता है। सर, आप जनवरी से पारस एचईसी अस्पताल में हैं और यहाँ पर अभी तक कई मरीजों का ट्रीट कर चुके हैं, तो यहाँ पर किस किस तरह की फैसिलिटीज हैं सर? सर, हमारे पास एमआरआई है अच्छी क्वालिटी की 1.5 टेस्ला, जिससे कि हम इवैल्यूएशन में आसानी होती है। हमारे पास न्यूरोफिजियोलॉजी लैब है, वीडियो ईईजी मशीन है और हम सारे इवैल्यूएशन कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारा प्लान ये है कि इन फ्यूचर हम एपिलेप्सी सर्जरी तक जाएं। उसमें क्या है कि कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिनको दवाइयों से कंट्रोल, 30% मरीज जो होते हैं जिनका मिर्गी दवाई 2 से 3 दवाइयों के बावजूद भी कंट्रोल नहीं होता है, उसे बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी। उन केसेस में अगर पेशेंट का आईक्यू लेवल बिल्कुल ठीक है और बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, तो उस कंडीशन में हम सर्जरी करने के लिए उसे प्रिपेयर करते हैं कि ये सर्जिकल कैंडिडेट है या नहीं है। अगर आईक्यू डल है बिल्कुल और तो उसे सर्जरी करके बहुत फायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर आईक्यू बहुत अच्छी है, बच्चे को बार बार मिर्गी आ रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब हमें लोकलाइज करना होता है कि एमआरआई और ईईजी से उसी जगह से तरंगे पैदा हो रही है या कहीं और जगह से, तब हम सर्जरी का प्लान कर सकते हैं और सर्जरी कर सकते हैं। और रिकवरी बहुत अच्छी है टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में। फ्रंटल लोब एपिलेप्सी में थोड़ी सी कम है, बट फिर भी ठीक। आखिर में उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो ये इंटरव्यू देखना चाह रहे हैं, जो मिर्गी से सफर कर रहे हैं या फिर वो चाहते हैं कि हमको इस तरह का परेशानी ना हो? सर, कुछ एक्वायर्ड चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपके आसपास कभी भी मिर्गी का दौरा का मरीज होता है या गिरता है, तो आप प्लीज उसे करवट लेटा के नियरेस्ट अस्पताल में ले जाएं। दूसरी चीज है कि इस तरह के पेशेंट्स में कभी भी चम्मच, ये सारी चीजें ना डालें बिल्कुल, और आप पहले नियरेस्ट अस्पताल में ले जाएं, बाद में फिर इवैल्यूएशन के लिए कहीं भी ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम बात कर रहे थे डॉक्टर संजीव शर्मा से, ये पारस एचईसी हॉस्टल में न्यूरो फिजिशियन हैं और पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर काफी अच्छा सेवा दे रहे हैं और भी आपसे इसी तरह के इंटरव्यूज आप तक लेकर आएंगे और अच्छी जानकारी आपकी सेहत को लेकर बताएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।